सीधा साथ ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने ये संविधान बनाया था, और बहुत सही बात हमारी बहन संजना जी कह रही थी कि आज अगर कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई सरपंच बनता है, वो किसकी देन थी? वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की देन थी, जिस वजह से हम सब बनते हैं। उसको तोड़ने का काम जो ये लोग करना चाह रहे थे, उसको रोकने का काम आप लोगों ने किया। तो उसके मद्देनजर हम पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को चला रहे थे, और हम लोगों ने देखा जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर लोगों ने एक मत से ये बात कही कि इस संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। और यही कारण रहा कि राजस्थान के अंदर जहां हमारी 25 में से 11 सीटें जीतने का काम किया, वो राजस्थान की जनता ने बताया कि हम इस संविधान को बदलने का काम नहीं करेंगे। मेरा तो आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा, आने वाले समय के अंदर इस कार्यक्रम को हम हर विधानसभा तक पहुंचाएंगे, हर ब्लॉक तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आज आप लोगों के बीच में ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता मेरे बाद भी बोलेंगे। मेरा तो आप लोगों से एक ही आह्वान रहेगा कि आने वाले समय के अंदर हम लोग कांग्रेस पार्टी को और मजबूती देने का काम करें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मजबूती देने का काम करें, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मजबूत करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूंगा जिसने राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष को हिला के रखा है। सहज सरल नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपना उद्बोधन दें। सभी से अनुरोध करूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ टीकाराम जूली जी का स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी आदरणीय टीकाराम जूली जी। बोलो बर्तनी बाबा की। आज की महाराजा भर्तृहरि की इस तपोभूमि पर इस संविधान बचाओ सभा के हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान के प्रभारी, पंजाब से सांसद, पूर्व डिप्टी CM और बहुत ही जानदार, शानदार और बब्बर शेर की तरह अपनी बात रखने वाले आदरणीय सुखजिंदर जी रंधावा साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष, जिन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मोरिया बुलाने का काम किया, ऐसे हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे अपने अलवर जिले के विकास पुरुष, AICC के महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशस्वी भंवर जितेंद्र सिंह जी, मंच पर मौजूद AICC के सेक्रेटरी, राजस्थान के सह प्रभारी और लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव जी राव साहब, बिहार में चुनाव भी चल रहा है, ध्यान रखिए वही वहां भी, हमारे सांसद बहन संजना जाटव जी, हमारे यहां के प्रभारी फूल सिंह जी ओड़ा साहब, हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी, सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह जी जादौन साहब, NSY के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ जी, हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय दीपचंद जी खैरिया साहब, कांति मीणा जी, ललित यादव जी, मांझेलाल जी, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी जी गंगावत, हमारे RTDC के पूर्व चेयरमैन आदरणीय धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, हमारे संभाग के प्रभारी पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय बलजीत यादव जी, पूर्व विधायक जोरीलाल जी मीणा साहब, हमारे पूर्व मंत्री शकुंतला रावत जी, भाई इमरान जी, भाई आर्यन जी, भाई संजय यादव जी और सम्मानित मंच, हमारे यूथ, महिला, NSY और सभी प्रकोष्ठों के हमारे जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें और हमारे पत्रकार बंधुओं,
आप सबका इस बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं इस संविधान बचाओ सभा के अंदर। ये हमारे देश का संविधान है। ये जो लाल पुस्तक है, जो राहुल गांधी जी जिसको लेकर चल रहे हैं, जिसको बचाने की मुहिम लेकर चल रहे हैं, ये एक सामान्य पुस्तक नहीं है। इसके अंदर का एक एक पन्ना, एक एक शब्द हम सब लोगों की ताकत है, इस देश की आत्मा है। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार देश के अंदर उसका संविधान, उसकी ताकत होता है। उस संविधान उस देश की रीढ़ की हड्डी होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से साथियों, हम इस चीज को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले तो चुनाव में कह रहे थे कि 400 पार लेके आएंगे, इस देश के संविधान को बदलेंगे। लेकिन उस 400 पार की हवा आप लोगों ने निकाल दी। और राजस्थान के अंदर भी आदरणीय रंधावा साहब और डोटासरा साहब के नेतृत्व में 25 में से 11 मोर्चे इनके बुलाए और 11 सीटें इंडिया गठबंधन को आप लोगों ने दी। अब इनके भाषण तो बंद हो गए। संविधान को लेकर अब हमारे देश के जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, चौकीदारा तो कर नहीं रहा है। अब संविधान को जहां भी देखता है सीधा माथा टिकाता है। वो आप लोगों की ताकत थी जो आपने लोकसभा चुनाव के अंदर दिखाई। लेकिन जो मन के अंदर जो भाव हैं, जो संविधान को मानने चाहिए, जिनके लिए इन लोगों के दिल के अंदर भावना होनी चाहिए, वो नहीं है। हमारे में हो जाने चाहिए। लेकिन 1.5 साल से जिला प्रमुख का उपचुनाव भरतपुर के अंदर नहीं हो रहा है। ये आप लोगों के सामने है। हमारे काफी सरपंच साहिबान भी यहां बैठे हैं। जो बैठे हुए तो सोच रहे ठीक है, तुमको प्रशासक बना दिया, तुम तो 5 साल से आगे भी चल रहा हो। लेकिन ये संविधान के खिलाफ है। 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए। आप लोगों का अच्छा काम है तो जनता वापस आपको चुन के भेज देगी। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होनी चाहिए। चुनाव होने चाहिए, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे नगर पालिकाओं के हो। 5 साल में संविधान में लिखा है चुनाव होंगे तो चुनाव होने चाहिए, नहीं हो रहे। संविधान के तहत देश के अंदर संस्थाएं बनी हुई, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। इन लोगों को विपक्षी जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो जो इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ इन लोगों को लगा रखा है। इनका एक ही काम है कि जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको तंग करिए। 56 घंटे तक ईडी ने राहुल गांधी जी से पूछताछ की है, 56 घंटे तक। और अभी राहुल गांधी जी ने कल कहा कि किस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा जी को भी ये लोग लगातार तंग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि देश के अंदर उनकी इमेज खराब हो और कांग्रेस इनको टारगेट कर रही है। वो इनको टारगेट नहीं करे, इसलिए सिर्फ उन पे ये कार्रवाई कर रहे हैं। रंधावा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है तो पंजाब में जो प्रभारी लगाए हुए हैं वो भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ से आते हैं। अब उनके यहाँ ईडी को भेज दिया और उनके बेटे को अरेस्ट करा दिया कि ये लोग पंजाब में वो काम नहीं करे। इस प्रकार की इन लोगों की सोच है। आज वोटर लिस्ट में क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में वोटरों को क्या किया इन लोगों ने। आज ये लोग सोचते हैं कि जो बिहार के लोग बाहर मजदूरी पे गए हुए हैं, क्योंकि वे गरीब लोग हैं, वो एक कांग्रेस को वोट डालता है, राष्ट्रीय जनता दल को वोट डालता है, तो वो लोग बाहर हैं तो पीछे से उनके वोट कटवा दिए जाएं। ये काम ये लोग कर रहे हैं, इसलिए ये पुनर्गठन चल रहा है। वहां बंगाल के अंदर चुनाव है तो बंगाल में चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो बंगाल के लोग हैं उनको बांग्लादेशी बताकर देश के अंदर एक इस प्रकार का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ अलवर में बंगाल के लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अलवर के अंदर। लेकिन सिर्फ ये एक मैसेज देने के लिए कि बांग्लादेशी राजस्थान में रह रहे हैं, इनके वोट काटिए। ये सिर्फ
सत्ता पाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे सरिस्का है रंधावा साहब, जिस सरिस्का को आबाद करने का काम सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया, हमारी पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत साहब ने किया। जब सरिस्का के अंदर एक टाइगर नहीं बचा, सारे टाइगर शिकारी मार के खा गए, उसके बाद यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया और जब यहाँ पे 3 टाइगर सरू के अंदर लेके आए, आज वो टाइगर यहाँ पे 48 की संख्या में पहुंच चुके हैं, 48 की संख्या में। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे अलवर के दोनों जनप्रतिनिधि, एक राजस्थान के अंदर मंत्री है, एक भारत सरकार के अंदर मंत्री है और दोनों वन और पर्यावरण के मंत्री हैं। आज इन दोनों के होते हुए टाइगर का जो सीटीएच है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, उसको चेंज करने का काम किया जा रहा है। जहां टाइगर रहता है, जिसके लिए भारत की सबसे बड़ी एजेंसी जिसका सर्वे करके गई थी और उन्होंने वो सीटीएच बनाया था, आज उस सीटीएच को करोड़ों रुपए के आरोप खुद जो कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं वो लोग इन पे लगा रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए का इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये लोग उन माइंस माफियाओं को फायदा देने के लिए जो टाइगर हैबिटेट जो माइंस के पास है उसको शिफ्ट करके और दूसरी जगह कर रहे हैं, जहां आम किसान की जमीन है उसको सीटीएच के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि किसान उनको पैसा नहीं दे सकता, इसलिए किसान की जमीन पे सीटीएच ये पैदा कर रहे हैं। और जहां टाइगर रहता है, आज भी जहां 9 टाइगर और 17 टाइगर के बच्चे जिस इलाके के अंदर रहते हैं, उसको ये माइंस खोल के ताकि वहां पे फिर माफिया राज करे और इन लोगों की बंदियां चले, ये लोग काम करना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा रंधावा साहब, हम चाहते हैं हमारी इस आवाज को आप लोकसभा के अंदर उठाए। कांग्रेस पार्टी इस बात को उठा रही है, आप भी उठाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक कांग्रेस का व्यक्ति पूरे जिले के अंदर, एक एक गांव, एक एक ढाड़ी के अंदर जाके हम अलग जगाएंगे कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये आम आदमी नहीं है, ये झोपड़पट्टी के लोग नहीं है कि आज इनकी झोपड़ी यहां से हटा दो और कह दो कि ये झोपड़ी तुम्हारी शिफ्ट कर दी है। आज स्कीम नंबर 2 से आपका पता बदल के स्कीम नंबर 10 कर दिया है। ये नहीं हो सकता। ये टाइगर है, जंगल का राजा है, जहां रहता है वही रहेगा। इंसान की तरह जो ट्रीट कर रहे हैं ये चलने वाला नहीं है। बात मैं कहना चाहूंगा, मैं सीसी के अंदर गया हूं, आगे भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो खनन माफियाओं से मिलकर घर को भरने का काम कर रहे हैं, अलवर के लिए जो नहीं सोच रहे हैं, मैं आप एक बात आपसे कहना चाहूंगा। आज हमारा बहरोड, हमारा भिवाड़ी, हमारा तिजारा, टप्पूगढ़ा जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वो पूरा तो हमारे अलग और ये सिलीसेड है। इस सरिस्का से पूरा अलवर जिला और राजस्थान के लोग कमा के खा सकते हैं। हमारा गुजारा इसी से होगा, अलवर की इनकम इसी से होगी और ये लोग उस इनकम को खत्म करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा साथियों कि आज ये तय करके जाएं, गांव-गांव, ढाणी अलग जगाएंगे और भ्रष्टाचारियों को उनके मंसूबे के अंदर कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये विश्वास मैं आपसे चाहता हूं। अगर आप मेरे पक्ष में हैं तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करो और इन भ्रष्टाचारियों को अलवर का सीटीएच नहीं बदलने देंगे। ये मैं अनुरोध आप सब लोगों से करना चाहूंगा। अंशुम फोटो नहीं आई तो दोबारा बिठा देंगे लोग, हाथ दोबारा उठा दो, एक बार खूब ले लो फोटो। सारे लोग इनका जो है, डोटासरा जी ने तो वहां मोरिये बुलाए थे और अलवर के अंदर हम इनके मोरिये बुला देंगे। बात मैं कहना चाहूंगा, एक काम बड़ा जबरदस्त किया इन लोगों ने। मैं देख रहा था आजकल अखबारों में, ग्रुपों में बड़ा चल रहा है। हमारे यहाँ अलवर शहर जो है ना, सफाई में बहुत टॉप की रखी है। ये दोनों मंत्रियों का जो कमाल जो हुआ है, क्योंकि एक भी नाली साफ नहीं हुई,
एक जगह से भी कचरा नहीं उठा। पूरी बरसात के अंदर लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुसता रहा। यहां 11 बांध सड़ रहा है, लाइटें रात को बंद पड़ी रहती है, कहीं कोई मतलब नहीं। और उसके बाद जो मेरिट आई अलवर की, उसके लिए तो मान गए। उसमें दोनों मंत्रियों ने बिना काम किए जो जिस प्रकार से सिर्फ आंकड़ों का जो जाल बनाया है ना, इसमें जरूर जो है कामयाब हो गए। हम तो चाहते हैं कि अलवर की रैंकिंग चाहे कोई भी आए, अलवर साफ होना चाहिए, अलवर साफ होना चाहिए, अलवर के अंदर ईआरसीपी का पानी आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी रामगढ़ में बहुत बड़ा साफा बनवा के गए थे, अपने आप को भागीरथ कहलवा के गए थे। अब रामगढ़ भी आप जीत गए और यहां से बड़े बड़े मंत्री हैं। तो ईसरदार नवनेरा बांध तो हमने बना दिए थे हमारी सरकार में, डोटासरा जी यहाँ पे बैठे हैं। अब तो सिर्फ वहां से पानी लेके आना है, डीग तक आ गया, थोड़ा सा ही तो टुकड़ा जोड़ना है, ये भी नहीं जोड़ पा रहे और सिर्फ फालतू की राजनीति, फालतू की नेतागिरी कर रहे हैं। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक शहर में जीत रहा है और काम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिवाय और सिवाय कि कांग्रेस को गालियां दे दो, कांग्रेस के नेताओं का नाम ले दो। अरे तुमको जनता जिता रही है 20 साल से, तुम तो कुछ करके दिखाओ। आज डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, सब कुछ तो तुम्हारा है। जितना जोर सीटीएस बदलने में लगा रहे हो, इतना जोर अलवर जिले को पानी पिलाने में लगा दो, तो इस किसान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। ये भ्रष्टाचार को छोड़ो और जनता ने जो मौका दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो मौका दिया है, आप भी इस किताब की वजह से बने हो, इस लाल किताब की वजह से बने हो, तो कम से कम इस किताब की जो 2 लाइनें हैं कि ये किताब जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसका ध्यान रखने का काम करेगी, वो तो कम से कम शपथ लेने के बाद आप ये काम तो करो। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, डोटासरा जी आपसे बढ़के तो कौन जान सकता है सीएमओ में क्या हो रहा है। अखबारों में छप रही है कि सीएमओ के अंदर आईपीएस, आईएएस और मुख्यमंत्री इनके बीच धक्का मुक्की हो रही है, अखबारों में छपा है, मैंने तो परसों ही पढ़ा। ये हालत इस सरकार की हो गई। आईएएस, आईपीएस की लिस्ट तो निकालना दूर, आज तो मैं ग्रुप में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे आईएएस, आईपीएस की लिस्ट आ रही थी, तो किसी ने कहा आपको पता नहीं, ज्यादा बारिश हो गई तो लिस्ट बह गई। ये इन लोगों की हालत है। एक ऐसी सरकार जो हम कहते हैं कि सरकार नहीं सर्कस है, बरसात के अंदर नाली साफ नहीं करा सके, नाले साफ नहीं करा सके, गर्मी के अंदर बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं करा सके, और कानून व्यवस्था। पिछले एक सप्ताह की अलवर की बात करूं तो एक लड़का अंकित सैनी, अमित सैनी, जिसको पुलिस के द्वारा इतना पीटा गया कि वो सुसाइड नोट लिख के गया है और उसने सुसाइड कर लिया। एक लड़का नाबालिग जिसको थाने में बंद नहीं कर सकते, उसको थाने में बंद करने का काम किया गया। एक दलित बच्चा जिसको निवस्त्र करके, नंगा करके, पीट के उसको वीडियो डाला गया। ये पिछले एक सप्ताह की घटनाएं मैं अलवर की बता रहा हूं, पूरे राजस्थान का तो मैं क्या जिक्र करूं। और इनसे बात करो तो कहते हैं कि 5 साल से ज्यादा 1.5 साल में काम कर दिया। तो क्राइम में तो आपने हमारा 5 साल का रिकॉर्ड 1.5 साल के अंदर तोड़ दिया है। उस चीज का तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर काम की आप चर्चा करना चाहें तो किसी भी चौराहे पे मुख्यमंत्री जी आमंत्रित हैं। डोटासरा जी, रंधावा जी, भंवर साहब और कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता जो इनको अच्छा लगे वो इनके साथ डिबेट करने को तैयार है। और अलवर के तो हमारे पत्रकार और पूरी जनता बैठी है। अलवर में 5 साल में क्या काम हुए, 1.5 साल में क्या काम हुए, ये सब आप सब लोग जानते हैं। यही बात मैं कहना चाहूंगा। आपने मान सम्मान दिया, आदरणीय भंवर साहब, रंधावा जी, डोटासरा जी, सब लोग। हाँ, या तो मैं भूल ही गए पटेल जी। पेंशन भी नहीं आ रही, दिव्यांग जनों की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन ये लोग नहीं दे पा रहे। तुम्हारी कोऑपरेटिव भी खत्म कर रहे हैं। ये हालत है,
ये सरकार, मैं फिर कहना चाहूंगा, भगवान राम का नाम लेकर, मंदिर का नाम लेकर ये लोग सत्ता में भले ही बैठ गए हों, लेकिन अलवर में इन लोगों ने पहले बानसूर में मंदिर तोड़ने का काम किया और आज उमरेन में इन्होंने देव मंदिर को तोड़ने का काम किया है। मैं कहना चाहूंगा, देव महाराज इनको बख्शेंगे नहीं, काली माता इनको बख्शेगी नहीं। ये मंदिरों को तोड़कर माफियाओं से मिलकर शेर का एरिया बदलने की सोच रहे हैं, कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे और मंदिर भी इनको वापस बनवाना पड़ेगा। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय भीम, जय संविधान। बहुत धन्यवाद सम्मानित जूली जी। अब मैं बीच में अध्यक्ष जी आपकी इजाजत से थोड़ा सा प्रोटोकॉल तोड़ रहा हूं। हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य बीच में है, आप 2 मिनट का आपका एक संक्षिप्त उद्बोधन देंगे। सम्मान्य विनोद जाखड़ जी, और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे बीच में हमारे यहाँ के राजस्थान के ऊर्जावान प्रभारी श्री रंधावा जी हैं, मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे ऊर्जावान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और अलवर के विकास पुरुष हमारे जितेंद्र सिंह जी, उनका बहुत अभिनंदन स्वागत। चिरंजीव राव भैया हमारे बड़े भाई हैं, एआईसीसी सेक्रेटरी हैं, हमारे यहाँ के सह प्रभारी हैं, आपका बहुत अभिनंदन स्वागत। हमारी बड़ी बहन संजना जाटव जी, सांसद भरतपुर, बहुत शुभकामनाएं। हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सारिका जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष सतवीर चौधरी जी, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सम्मानित मंच के सामने विराजमान हमारे नौजवान साथी, बुजुर्गन, माताएं, बहनें, आप सभी का बहुत अभिनंदन स्वागत। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूं। आज की जो मीटिंग है, ये संविधान की सुरक्षा को लेकर रखी गई है। आदरणीय जूली जी और डोटासरा जी पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, क्योंकि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये इस देश की आत्मा है, जिसके अंदर इंसान ही नहीं, पशु पक्षी और वो लोग जो बोल भी नहीं सकते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो यातायात के साधन हो, कोई भी जो इस सृष्टि में है, इस भारत में है, वो सब संविधान के तहत सुरक्षित है। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से लगातार संविधान पे हमले किए जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन संविधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। दिक्कत इनको जो है वो आम आदमी से है, उनके अच्छे जीवन से है कि ये कैसे बोल पा रहा है, कैसे लड़ पा रहा है, क्योंकि आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है। आरएसएस ने एक उंगली तक आजादी के आंदोलन में नहीं कटाई, तो उसको इस देश में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या टूट रहा है, कैसे हमारा देश जो अखंड था वो आज कैसे टूट रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। मैं आप सभी से कहूंगा कि संविधान को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। संविधान आजादी के आंदोलन से निकला है और इसका लिखने का जो काम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने किया, वो एक ऐसी जाति से आते थे जिनको अछूत समझा जाता था। आपको समझना पड़ेगा उस आदमी ने संविधान किन परिस्थितियों में लिखा होगा और क्या क्या पीड़ाएं सहन करते लिखा होगा और आपकी क्या क्या तकलीफें समझी होगी। उन तकलीफों को समझ के संविधान के अंदर आपको अधिकार दिए। आज जो बोलने की आजादी है, पढ़ने लिखने की आजादी है, अच्छे कपड़े पहनने की आजादी है, इस सब के सब बाबा साहब का संविधान देता है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो ये मान के चलना आपकी आजादी खत्म कर दी जाएगी और पुरानी जो परंपरा है उसको तो आप देख चुके हैं। तो संविधान को हम सबको बचाना है। एकजुट होकर पूरी ताकत से हम सब लोग जो है लड़ेंगे। एनएसयूआई के अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश में जो भी नौजवानों के मुद्दे हैं, एनएसयूआई उन पर खुलकर लड़ेगी।
मजबूती से काम करेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद विनोद जी। हमारे बीच में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बहन सारिका सिंह जी है। आपसे निवेदन है कि 2 मिनट में अपना एक संक्षिप्त उद्बोधन आप भी दें और जोरदार तालियों से अध्यक्ष जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों से। बाबा भरतहरि के और बाघों का सा साहस रखने वाली इस अलवर की भूमि पर मैं राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब का, भंवर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे राजस्थान कांग्रेस के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का, राजस्थान के प्रभारी आदरणीय चिरंजीव राव साहब का, और पार्लियामेंट में आप सबकी और हम महिलाओं की आवाज को बुलंद करने वाली छोटी बहन संजना जाटव जी का, और तमाम जो मंच पर उपस्थित सम्माननीय कांग्रेस के नेता हैं, मैं उन सब का आप सबकी तरफ से अलवर की इस भूमि पर स्वागत करती हूँ। आज अलवर में आयोजित इस संविधान सभा में हम सबको एक बात सोचने की जरूरत आन पड़ी है कि ये सभाएं कांग्रेस पार्टी पूरे देश में क्यों कर रही है। जब से ये बीजेपी की सरकार इस देश में सत्ता में आई, इन्होंने इस देश के ताने बाने को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। पहला प्रयास किया भाई को भाई से लड़ाने का, और जब देखा कि इस देश की जो गंगा जमुना तहजीब है उसको ये आघात नहीं पहुंचा सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, तो इन्होंने रास्ता दूसरा अपनाया, और रास्ता था कि इस संविधान को बदला जाए ताकि इस लोकतंत्र में जो आगे का शब्द लोक है उसको कमजोर किया जाए और तंत्र के ऊपर कब्जा साबित किया जाए। लेकिन मैं इस बात को बहुत गर्व और गौरव के साथ कहती हूँ कि जैसे ही हमें इनके इस कुत्सित भावना का अंदेशा हुआ, हम सब एकजुट हुए, और उसी का नतीजा था कि राजस्थान कांग्रेस ने भी 25 में से 11 सीटों पर इनके मोर्चे बुला करके इनको फिर से मजबूर किया कि ये अपनी बात और अपनी वाणी जो संविधान बदलने की ये बार बार बात कर रहे थे उस पर लगाम लगाए। साथियों, बहुत जरूरत है कि ये जो अपनी चालें चल रहे हैं, जिनमें इनका काम सरकार ने, जनता ने इनको चुन करके भेजा, उनके लिए काम करने का जो इनकी जिम्मेदारी है, उससे हट कर करके ये सिर्फ और सिर्फ तंत्र पर कब्जा साबित करके आम आदमी को परेशान करने का, उनके अधिकारों को दबाने का काम करते हैं। इनको इस बात से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस देश का दलित, इस देश की महिला, इस देश का बेरोजगार, इस देश के युवा, इस देश के किसान इनके साथ की कुर्सी पर बैठे और अपने अधिकारों की मांग करें। इनको इस बात से सख्त एलर्जी है, और इसीलिए ये लगातार कोशिश करते हैं कि इस संविधान को बदल करके, इस संविधान को चेंज करके वहां पर ऐसे प्रावधान लाए कि फिर से जो 100 साल पहले यहाँ पर इस देश के अंदर जो परिपाटी चलती थी, उस परिपाटी को, मनुवादी विचारधारा को फिर से लागू करें। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि इनकी भावना को समझे। आगे चुनाव होंगे, उन चुनाव में नगर पालिका के और पंचायतों के जो चुनाव होंगे, हम मजबूर करेंगे कि ये करवाएं, उनमें इनको हमें अपनी ताकत को दिखाना। आज क्योंकि समय बहुत हो चुका है, आप बहुत धैर्य के साथ हम सभी को सुन रहे हैं, और जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, आप उन सबको सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। मुझे यहाँ बुलाया गया, अलवर की जनता की तरफ से, सम्मानित मंच की तरफ से इतना मान सम्मान दिया गया, मैं आप सबके आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, राम राम साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और असम हमारे नेता सामान्य भंवर जितेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। अलवर जिले के विकास पुरुष है। जोरदार तालियों से भंवर साहब का स्वागत करें। भंवर जितेंद्र, सामान्य भंवर साहब। अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी सम्माननीय सुखविंदर सिंह जी रंधावा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे अपने
और जिनने मुख्यमंत्री राजस्थान को बिल्कुल खींच के रख रखा है, घुमा के रख रखा है, गिरा के रख रखा है, माननीय टीकाराम जी जूली साहब, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हमारे यहाँ के प्रभारी चिरंजीव राव साहब, सम्मानीय हमारे विधायक दीपचंद जी खैरिया साहब, ललित यादव जी, मांगीलाल जी मीणा साहब, कांति मीणा जी, सारिका सिंह जी जो हमारी प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जाखड़ साहब पधारे हुए हैं जो हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, हमारे सेवा दल के यादव साहब भी पधारे हैं। संजना जाटव जी जो हमारी माननीय सांसद हैं, हमारी बहन है, शकुंतला रावत जी, धर्मेंद्र जी, राठौड़ साहब, बलजीत यादव जी, जौहरीलाल जी मीणा साहब, सामान्य गंगावत जी, संदीप यादव जी, फूल सिंह जी ओला साहब जो हमारे प्रभारी हैं, रमेश खंडेलवाल साहब उपाध्यक्ष, माननीय जिलाध्यक्ष जी योगेश मिश्रा साहब, सतबीर चौधरी जी, हेम सिंह जी, विराजमान सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक मंडल के हमारे सभी साथीगण और अग्रिम संगठन के हमारे अध्यक्षगण, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आदरणीय रंधावा जी का, डोटासरा जी का, और जो हमारे जयपुर से और अलग अलग जिलों से जो हमारे नेता पधारे हैं उनका बहुत बहुत अलवर में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं याद आपको दिलाना चाहूंगा और माननीय रंधावा साहब को भी मैं कहना चाहूंगा इस मंच से कि अलवर का एक बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान पर बनाने तक और आज तक बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। आपको याद होगा, बहुत सारे मेरे पुराने लोग जानते होंगे कि सबसे पहला स्वतंत्रता का झंडा उठाया था महाराजा जयसिंह ने। उस समय के ऊपर बहुत सारे जो हमारे राजा महाराजा होते थे वो अंग्रेजों के पीछे पीछे दौड़ते रहते, लेकिन महाराजा जयसिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनने गांधी जी के साथ जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर आजादी की मांग करी। उनको वहां अरेस्ट कर दिया गया, उनको गिरफ्तार किया, उनको जेल में बंद कर दिया और उनकी हत्या हुई। उनकी सिर्फ बॉडी ही वापस अलवर आई। तो ये अलवर का जो डीएनए है, जो अलवर के जो मजबूत लोग हैं, जो अलवर के अंदर बहादुरी का जो लोग हैं, वो इस तरह के लोग हैं जो डरे नहीं है कभी। मैं ये निवेदन आपके सामने रखना चाहूंगा। जूली जी ने जब बात समाप्त की थी वहीं से मैं शुरू करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो हमारे संविधान के ऊपर आक्रमण हो रहा है वो वोट के ऊपर हो रहा है। सही बात है जूली जी, जिस तरह से इनका खेल चल रहा है कि इनके वोट ही काट दो, वोट ही काट दोगे तो एक तरह से हमारा ही राज चलेगा। हम अपने आप को 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने आप बन जाएंगे। आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, हमारे लगते हुए हरियाणा के अंदर क्या हुआ। इनने जो कांग्रेस के वोट हैं या दूसरी पार्टी जो उनके खिलाफ रहती है उनके वोट काट करने का काम किया है। और ये तो एक एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है इनका। इसके बाद ये राजस्थान भी आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर हर वोटर से पूछा जाएगा कि आप अपना जन्म कब लाइए कागज, आप कहां पढ़े हैं, आपके बाप कहां रहते थे, आपके परदादा का रहते थे, दादा का रहते थे। अब ये गरीब ग्रामीण जो लोग हैं वो कहां से लाएंगे सर्टिफिकेट। अब मेरे से भी आप पूछोगे कि मेरे दादा का कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओगे तो मेरे पास भी नहीं होगा, कहां ढूंढूंगा मैं उसको। तो इस तरह का एक आक्रमण हमारे संविधान के ऊपर हो रहा है। जो हमारा सबसे बड़ा जो अधिकार है वो वोट का अधिकार है और समान अधिकार है सबों का, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो।
वो उसकी वोट के अंदर ताकत है। कितना ही बड़ा मुख्यमंत्री, कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री को बना भी सकता है और जमीन पर भी बिठा सकता है। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है और इस हथियार को छीनने की इनकी कोशिश चल रही है। सिरस्ता की बात जूली साहब ने रखी और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह से सिरस्ता का ये काम कर रहे हैं यहाँ अलवर के अंदर, राजस्थान के अंदर और भी जम्मू के अंदर, आसाम में ऐसा ही काम ये कर रहे हैं। आसाम में आजकल नया काम चल रहा है, वहां इविक्शन ड्राइव का मतलब है कि जो गरीब लोग रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, कई हजार सालों से रह रहे हैं, उनको निकालने का काम चल रहा है कि आप इस जमीन पर बहुत सालों से रह रहे हो, ये तो फॉरेस्ट की जमीन है, फॉरेस्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं, उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, उनके बाप परदादा 200 साल से रह रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। और निकाल के क्या कर रहे हैं रंधावा साहब? 17,000 एकड़ जमीन अडानी को देने के लिए उनको निकाल दें। 10,000 लोगों के ऊपर बुलडोजर फेर रहे हैं और उस बुलडोजर फेर कर लोगों के ऊपर भी बुलडोजर फेर दिया, 3 से 4 लोग की हत्या कर दी। इस तरह की ये सरकार काम कर रही है। अलवर की बात करें तो आपके सब बात सामने है, यहां तक कि इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है कि जूली जैसे जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनके पास है, वो व्यक्ति एक मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकता है। ये एक इनकी मानसिकता है और गंगा जल से वही करवाते हैं इनके नेता। ये मानसिकता, ये आप सोचिए, ये मानसिकता है। 6 महीने के बच्चों साइबर क्राइम के ऊपर कार्रवाई करने के ओर पर, पैसे कमाने की ओर पर 6 महीने के बच्चे के ऊपर चढ़कर उसको मार देते हैं। ये इनका एक रवैया, ये इनकी सोच है। ये बात सही है। आज संविधान बचाओ रैली के अंदर हम प्रतिज्ञा लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ईडी आए, इनकम टैक्स आए, किसी का भाई भतीजे का ट्रांसफर हो जाए, कुछ नहीं, हम इस देश के लिए, संविधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये एक तरह से आजादी की वापस लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डरते नहीं हैं। बहुत सारे नेता हैं जिनके पास ईडी आ गई तो उनका मुंह बंद हो जाता है, ट्विटर पर लिख देते हैं कुछ, शाम को पुलिस आ जाती है तो वो अपना अकाउंट ही बंद करके चले जाते हैं घर। लेकिन एक नेता हमारे ऐसे हैं जो किसी से नहीं घबराते, इस देश के लिए, आप सबों के लिए इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। उनके पत्तनों पर चल के हम सबों को आज प्रतिज्ञा इस मीटिंग के अंदर लेके जाएंगे कि हम इस संविधान को बचाएंगे। और ये जो लोग हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, इन सबों को हम इनकी छुट्टी करेंगे। समय आ रहा है, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं। ये एक समय है जब हम पूरे राजस्थान के अंदर इनको इनकी औकात बताने वाले हैं। ये कहते हुए आप सब लोगों को मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब लोग यहाँ पधारे, आज इस मीटिंग को सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय संविधान। धन्यवाद सम्माननीय भंवर साहब। हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के और उसकी सरकार के सबके मोर्चे बुला रखे हैं, ऐसे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद जी डोटासरा साहब है। जोरदार तालियों से डोटासरा जी का स्वागत करिए। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, सम्माननीय डोटासरा साहब। परम आदरणीय रंधावा साहब, परम सम्मानीय बाबा जितेंद्र सिंह जी साहब, नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जूली साहब, आदरणीय चिरंजीव राव जी, सबने सबके नाम लिए, इसलिए सभी सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं।
और आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने हमको ऊपर बैठा दिया। ये अलवर का जिला अध्यक्ष इतना होशियार है कि कोई नाराज नहीं हो जाए, पूरे मंच को भर दिया खचाखच। ये भी एक कला है। तो जिला अध्यक्ष जी को भी इस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे साथ ही विधायक, हमारी छोटी बहन, सांसद, सबको साथ लेते हुए तमाम लोगों से केवल एक निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं कि राजस्थान की विधानसभा के चुनाव में अलवर जिले ने ठीक परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। सब सीटें नहीं जीती जा सकती है, लेकिन जो अनुपात में जो अच्छे जिले 5, 7, 8 जिले जिनके यहां से अच्छी कांग्रेस की सीटें आई, उनमें अलवर जिला, और कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने, रंधावा साहब ने भी वापिस अलवर को देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपके नेता प्रतिपक्ष या तो सीएम को केबिन गाड़ी घोड़े, वो क्या एस्कॉर्ट, और या जूली साहब को एस्कॉर्ट, 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे। तो ये अलवर के लोगों ने जो विधानसभा चुनाव में अच्छा किया, उसका परिणाम आपको मिला। लेकिन लोकसभा चुनाव में हम चूक गए। लोकसभा चुनाव में प्रयास आपने अच्छे किए, लेकिन एक बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे अलवर के अंदर चुनाव जीत करके चला गया, और आज हम कह रहे हैं कि सरिस्का में घोटाला कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम नेताओं की कमी रही है, कार्यकर्ताओं ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए आने वाले समय में मैं यही आशा और अपेक्षा करता हूं कि भंवर साहब, हम अलवर जिले में आने वाले चुनाव में लोकसभा और तमाम विधानसभा के चुनाव जीते। इसके लिए अभी से कमर कसनी पड़ेगी, और अभी से कमर इसलिए करनी पड़ेगी कि ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, मोदी सरकार, वो घमंड में चूर है, अहंकार में है, सत्ता का नशा है, पैसे का नशा है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, काम करने की आवश्यकता नहीं है, विदेशों में घूम रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप बताइए, मैं आपको एक सीधा सा सवाल पूछता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी को उम्मीदवार बनाया था, तब ये कहा था कि एक चाय बेचने वाला है, एक गरीब का बेटा है, एक गरीब का व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो गरीबों के लिए वो उत्थान की सोचेगा, उनको आगे बढ़ने की सोचेगा, उनके अच्छी शिक्षा के लिए सोचेगा। और आपने देखा, जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं समझता हूं कि विदेशी कपड़ा, विदेशी सोच और विदेशी भ्रमण, इसके अलावा उन्होंने कभी भी गरीब के सुध नहीं दिए। आप बता दीजिए मुझे, 80 से ज्यादा देशों की विदेश यात्रा क्या करके ला रहे हैं भाई? क्या तमगा? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ट्रंप ने आपको धमका करके ऑपरेशन रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया, करवाया कि नहीं आप बताओ? और आज कल की तारीख में 16वीं बार ट्रंप बोला है कि मैंने धमका करके, व्यापार का हवाला देकर के, धमकी देकर के मैंने वहां पर करवा दिया। और कल तो एक बहुत ही ऐसी बात बोल दी जो मैं समझता हूं कि मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। ट्रंप ये कह रहा है कि 5 जगुआर विमान गिराए गए, फाइटर विमान, किसके गिरे मुझे पता नहीं। अब आप समझ सकते हो कि जब पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुला करके डिनर करता है तो वो ट्रंप किसके लिए इशारा कर रहा है, या आप और हम समझ रहे हैं कि कहां के फाइटर विमान गिरे। आज तक कोई बात आई?
देश के प्रधानमंत्री ने बोला। ऐसे तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, राजीव जी के लिए पता नहीं क्या क्या बातें बोलता है। और वो तो मैं सुनी नकल भी कढ़ावे लोकसभा के पाए कढ़ावे ना नकल। तो मैंने आप बताओ कि जो व्यक्ति आज एक वर्ड नहीं बोल पा रहा है और वो बड़ी बड़ी विदेश नीति की बातें कर रहा था, बड़ी बड़ी किसानों के लिए आमदनी 2022 में दोगुनी करने की बातें कर रहा था, किसान 15 महीने तक खून के आंसू रोए। आज भी क्या हुआ, वो तीनों काले कानून कहां गए, वापस लेने पड़े किसान की ताकत के सामने। तो ये संविधान को तोड़ना नहीं है तो क्या है आप बताइए। किसी के भी ईडी आ जाएगी, किसी के इनकम टैक्स आ जाएगी। भूपेंद्र यादव जी के भी भेजो ना, एक दिन ईडी देगा, पता लग जाए कौन कितना पानी में है, भेजो ना। जो मेरे आ सकती है और भविष्य में जल्दी जूली साहब हंसते रहो, आपके तो मैं पक्का भिजवा के रहूंगा, क्योंकि मुझे तो मेरे जैसा आपको करना है। तो हम दोनों मिलकर के अगर ताकत लगाएंगे तो भूपेंद्र यादव जी के अगर ईडी चली जाए तब ये मानना कि ये देश संविधान से चल रहा है, वरना तो तानाशाही से चल रहा है। ये मैं कहना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं, हर व्यक्ति कह रहा है 500 करोड़ का घोटाला अलवर में केवल एक सीमा खिसकाने को लेकर के हो रहा है। तो भाई साहब, इन्होंने तो पता नहीं कितनों की सीमा खिसकाई है, कितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से कितने छापे डाले, कितने पैसे लिए हैं। और चक्की पी सिंह और वो नेता अजीत पवार, इनका उप मुख्यमंत्री बना बैठा है। आप समझ सकते हो कि जो हालात हो रहे हैं। और प्रदेश के तो कहने ही क्या भाई साहब, बात जय हो भजन लाल जी की, क्या कहने हैं। भजन लाल जी मुस्कुराते रहते हैं, कभी कभी मंच पे आते हैं तो माइक सामने होता है तो गुस्सा करते हैं। अरे भजन लाल जी, गुस्सा मत करो, कुछ काम करके दिखाओ। ये पर्ची तो निकल गई, लेकिन इस पर्ची से आगे तो बढ़ो। हमने मान लिया, मानना हमारे, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति राजस्थान का नहीं चाहता था, भाजपा का एक भी व्यक्ति भी नहीं चाहता था कि हमारा मुख्यमंत्री भजन लाल हो। लेकिन जब भजन लाल की पर्ची खुल गई और जब शपथ ले ली संविधान की, तो हम हो चाहे जूली साहब हो चाहे हम तमाम लोग भजन लाल जी को मुख्यमंत्री मानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी आपने किया क्या? धोते भाषण, पंचायत चुनाव नहीं कराना, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद कर दो, हर किसी के मुकदमा लगा दो, बजरी माफिया हावी, लैंड माफिया हावी, और अब तो ये खनन माफिया भी हावी, और अब तो वो शेर का सीमा सरकाने वाला माफिया भी आ गया आपके यहाँ। आ गया ना, सीमा सरकाने वाला माफिया आ गया। अब बताओ, ऐसे ऐसे हालात हो गए, फिर कहते हैं कि आप संविधान बचाने की रैलियां क्यों कर रहे हो, संविधान को कहां खतरा है। संविधान को तो ये तो कांग्रेस पार्टी और इनके महान नेता थे, वरना जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था तो इस आरएसएस ने, जो इसका पितृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, इसने संविधान की प्रतियां जलाई थी और बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने धरने, प्रदर्शन और जुलूस निकालने का काम किया था। ये तिरंगा झंडा अपने ऑफिस के ऊपर नहीं लगाते थे, लगाते थे क्या? आप बता दो। ये महिलाओं को आज बराबरी की बात कर रहे हैं, कहां महिला, इनके संगठन में एक भी महिला शामिल नहीं हो सकती थी। और आज कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी सारे ही हमारे पास आ जाओ, आरएसएस में आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनकी हमेशा से, मोहन भागवत ने एक बार नहीं 4 बार कहा है कि संविधान बदलना चाहिए, आरक्षण समाप्त होना चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये आरक्षण ही नहीं, ये वोट को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, ये वोट को खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा कि हमारा मत, लोगों का मत उन्होंने मध्य प्रदेश, इसमें हरियाणा में चुरा लिया, इन्होंने वोट महाराष्ट्र में मत को चुराने का काम कर लिया, बिहार में चुराने की साजिशें रच रहे हैं। और अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये इसलिए नहीं करवा रहे हैं
कि पहले वोटर लिस्ट का ये जो मत चुराने वाला, नाम काटने वाला षड्यंत्र और एजेंडा इनका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, वो राजस्थान में लागू करेंगे और उसके बाद में नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव कराने वाले हैं। यह आपको और हमको समझना पड़ेगा। इसलिए केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा। भाषण तो बहुत अच्छे दिए, सबने दिए, गीत भी गाए और भी गाओ, लेकिन भाई साहब इनके साथ जाकर के इनके सुख दुख में भागीदार हो जाओ, इनको पूछ लो तुम्हारी तकलीफ क्या है, उसके बाद में आपका राज ये हमारे कार्यकर्ता लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। मैंने पूछा था अध्यक्ष जी से, मैं कि 5-4 का पहली दिवा देता, बोले साहब कोई मानने ही कोई निश्चय समय दे रोता हूं। तो भाई जी मैं तो थाने निवेदन करूं कि मैं तो 100 छोटो कार्य करता हूं, भाषण में ध्यान नहीं दे करके हमको इनके दुख तकलीफ में भागीदार बनने की आवश्यकता है। इनके कोई तकलीफ है उसमें जाकर के खड़े हो जाओ कि तुम्हारे क्या काम है। हम ये चाहते, नेताओं में एक आदत बन गई कि मैं जीत गया, गोविंद डोटासरा जीत गया, तो जिसके काम है वो गोविंद डोटासरा के घर आए। नहीं, गोविंद डोटासरा जीत गया तो दुगुनी ताकत के साथ हमारे मतदाताओं के घर जाने की, हमारे कार्यकर्ताओं के घर जाने की आवश्यकता है। जब तक ये मिशन नहीं चलाएंगे, जब तक केवल भाषणों से नहीं, भाषणों में तो आप अपन नंबर 1 ले ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस ये तो भाषण के माहिर हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। और आप देख सकते हो हर राजस्थान के हर मंत्री के यहाँ आरएसएस का एक व्यक्ति वहां पर उसका पीए लगा हुआ है। जब तक मंत्री की औकात नहीं है राजस्थान में, जब तक वो आरएसएस का व्यक्ति जो पीए बना बैठा है वो ऊपर से इशारा लेकर के भारतीय भवन से और ये नहीं कह दे कि हाँ यस हो गई फाइल, तब तक मंत्री की औकात नहीं है उस मंत्री की फाइल साइन कर दे। ये तो स्थितियां बना रखी है। धक्का मुक्की ये कोई बात होती है? मुख्यमंत्री और किसी आईपीएस आईएएस के अगर कोई धक्का मुक्की की खबरें आने लग जाए, हुआ नहीं हुआ पता नहीं, मुख्यमंत्री जी तो कभी बोलते नहीं है। जब कभी कोई किसी प्रोग्राम में मिल जाते हैं तो हंस करके निकल जाते हैं। लेकिन टीकाराम जूली साहब, आप कभी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जाओ तो ये जरूर कहना कि राजस्थान के लोग पूछना चाहते हैं कि उस आईपीएस के धक्का आपके मारा या आपने आईपीएस के मारा। ये जरूर पूछ लेना, क्योंकि ये गड़बड़ हो रहा है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री के किसी अधिकारी ने धक्का मार दिया तो हमारा तो जीना ही बेकार हो गया। हम तो उनके साथ खड़े होंगे संघर्ष करने के लिए कि मुख्यमंत्री जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। ये नारा हमको लगाना पड़ेगा, कांग्रेस को लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक अधिकारी की ये हिम्मत हो सकती है क्या कि मुख्यमंत्री के धक्का लगा दे, मुख्यमंत्री को कुछ बोल दे और वो उसी सीएमओ में पदस्थापित बता रहे जैसा बता रहे। मैं समझता हूं कि इससे बेड़ा गर्क करने वाला सरकार कभी हमने देखी नहीं है। बीजेपी के नेता एमएलए मंत्री ये कह रहे हैं, हे भगवान कब पर्ची बदले, कब पर्ची बदले। तो ऐसी पर्ची की तारीख क्यों बजवाई आपने? भाई जब पर्ची खुल रही थी तभी कहते थे, जब मुख्यमंत्री अपने विवेक से निर्णय नहीं करते, मुख्यमंत्री का कंट्रोल नहीं है ब्यूरोक्रेसी पर, 8-8 महीने से अधिकारियों की लिस्टें आ रही है। और पिछली बार आईएएस की तो लिस्ट ही बड़ी जोरदार आई। वो एक कहावत है हमारे, आप समझो मारवाड़ी में, मेरी शेखावाड़ी भाषा में, कि मोहम्मद को ब्याह मां पुरस्कारी और घमड़ आ पड़ा बेटे नहीं देगा, ले बेटा लड्डू, ले बेटा जलेबी, ले बेटा चक्की। तो सीएमओ वालों ने अपने सारे के सारे एक्स्ट्रा चार्ज बांट लिए और अपनी सेटिंग करके, और मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि सेटिंग सही होगी। मैं क्या मुख्यमंत्री जी थारे बुलाऊं तो होगी सेटिंग सही, अधिकारी थारा कुमखेड़ा सारे की सारी ये राजस्थान को पेड़ों गर्क कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार एक प्रेमचंद बेरवा जी हैं, एससी से आते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाया ना, तो कोई तो बनता अच्छा है। एक एससी का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बनता तो भी हमें खुशी होती। वो जयपुर जिले से है और जयपुर जिले का आरटीओ नहीं बदल सकता। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है इनके लिए?
हमारे किरोड़ी जी बहुत धुआंधार ऐसे धुआं निकालते हैं, और एक दिन बोले कि 8 करोड़ की बजरी बिशनपुर में चोरी हो रही है। अब दूसरे दिन क्या सांप सूंघ गया पता ही नहीं, वो तो बात ही नहीं करते। अब तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं क्यों भाई, जनता ने को नहीं भी ठाने तो होगी, लेकिन जनता को नहीं हो रही है, क्योंकि जनता ठगा महसूस कर रही है। जनता ये कह रही है कि आपने नौकरियां देने की बात की थी, आपने महंगाई कम करने की बात की थी, आपने किसान के कल्याण के लिए योजनाएं लाने की बात की थी, आपने दलित के उत्थान की बात की थी, आपने मातृशक्ति को मजबूती देने की बात की थी, आपने पेपर चोरों को रोकने की बात की थी। बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, और ये खुद ही खा खा के मगरमच्छ हो गए हैं, खा खा के मगरमच्छ हो गए। कहा गए भाई वो मगरमच्छ? वही अमित शाह जी थे जो चुनाव से पहले आए थे, हम मगरमच्छों को पकड़ करके इन परीक्षाओं को दोबारा कराएंगे, जेल में डालेंगे। और आज ये निकम्मे सरकार ये कह रही है कि हमने तो ऐसे ही सत्ता लूटने के लिए झूठ बोल दिया, एसआई की भर्ती हम निरस्त नहीं करेंगे। ये निकम्मे सरकार का आप हाल देख सकते हैं। कहां गए साहब? वो कितना बदनाम किया, रीट में वो हो गया, रीट में ये हो गया, रीट में ये हो गया। क्या हो गया? जो बेईमान था हमारी सरकार ने पकड़ा, जेल के सलाखों में डाला, आपने ईडी से जांच कराई, आपने एसआईटी से जांच कराई। फिर क्या हुआ? उसके बाद में क्या रिजल्ट आया? चोर तो चोर होता है, जो चोर थे वो पहले भी पकड़े गए, आज भी पकड़े जा रहे, आगे भी पकड़े जाएंगे। लेकिन आज 1.25 लाख टीचर के पद हमारे राजस्थान के विद्यालयों में खाली हैं। उसके ऊपर आपका क्या जवाब है कि आप कब उनकी भर्ती करोगे? मैं जब शिक्षा मंत्री था तो रंधावा साहब 1 करोड़ के लगभग नामांकन हमारी सरकारी स्कूलों का बढ़ गया था। 3737 इंग्लिश मीडियम की महात्मा गांधी जी के नाम से सरकारी स्कूलें खोली थी। एक वो शिक्षा मंत्री तो 24 घंटे ही पता नहीं बोलता ही क्या है, उसका तो पता ही नहीं चलता। कभी टिक्की में से निकलता है, कभी कहीं से निकलता है, और कहता है हर बात मुख्यमंत्री जी से पूछ करके बताऊंगा। और मुख्यमंत्री जी 1.5 साल में उससे मिले नहीं, पता नहीं क्या होगा। आज 70 लाख के लगभग है हमारा नामांकन। और अब नामांकन के समय क्या कर रहे हैं मोहन साहब? एक पेड़ मां के नाम, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक है, बीजेपी का होगा, लेकिन अच्छी बात है, सबने लगाया, सब लगा रहे। अब कह रहे एक लड़का प्रतिदिन 10 पेड़ लगाएगा और एक टीचर 15 लगाएगा, और 24 घंटे उस पेड़ के अंदर ही घुसे रहेंगे। तो भाई साहब पढ़ने के लिए भेजा है, कोई वन पर्यावरण डिपार्टमेंट में भेजा है, कोई फॉरेस्ट गार्ड बना दिया, इनको टीचर रहने दो, इनको स्टूडेंट रहने तो समझ में नहीं आ रहा। एक दिन तो हद्दी हो गई मोहन साहब, मैं बताऊं आपको, सत्य घटना है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी, जिनके पास पंचायती राज मंत्री पे जहां भी जाते हैं सफाई हुई कि नहीं, सफाई हुई कि नहीं। अब पता नहीं क्या उनके पास केवल सफाई का ही डिपार्टमेंट है क्या, और उसके नाम से किसी न किसी को सस्पेंड करते हैं। अपने घर में बुलाते हैं, एक तरफ पंचायती राज के 10 अधिकारी बैठ जाते हैं, एक तरफ शिक्षा के बैठ जाते हैं। 1 घंटे बाद में आते हैं और कहते हैं आगे क्या आगे, तो दोनों साथ क्यों आए? साहब आपने बुला लिया तो दोनों साथ आ गए। कि चलो मैं दोनों डिपार्टमेंटों की साथ मीटिंग लेता हूं। तो एक को कहते हैं शिक्षा वालों को कि आप गाय पालते हो, तो अधिकारी टाबर पाले, गाय पाले, तो कोई खड़ा नहीं हुआ, बोले तुम फेल हो गए, छोड़ो। इधर वालों में दूसरे की तरफ चले गए, बोले आपको पता है कि एक गाय के मूत्र में, एक बूंद मूत्र में 100 टन ऑक्सीजन होता है। तो वो 2 अधिकारियों को हंसी आती, रुमाली लाए नहीं तो दांत दिख गए। बोले ये मीटिंग यहीं समाप्त की जाती है, मैं दोबारा बुलाऊंगा तब बात करूंगा, आज तक मीटिंग बुलाई। अब यार क्या करें इन लोगों का, ये पर्चियां भी तो नहीं बदल रही है ना, मैं क्या करूं? मैं आपका हितैषी हूं, मैं चाहता हूं राजस्थान में काम हो, विकास हो, गरीब की, दलित की, पिछड़े की सुनवाई हो। अब कोई आता है, कभी तो नड्डा जी आते हैं,
कि इस भजनलाल को सीएम मत मानना, ये तो एक विचारधारा का दूत है, बड़ा जोरदार आदमी है, सीएम बना के चला गया, सीएम मत मानना। तो किसको माने भाई? किरोड़ी जी को मान ले हम तो। आप तय तो करो, पर्ची भिजवा दो वहां से। और अभी अमित शाह जी आए कि सहकारिता में 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। मैं अमित शाह जी हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, दोबारा ईडी तो भेज मत देना, मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि पहले कितने नंबर पे था? भजनलाल जी ने हेलीकॉप्टर में उड़ करके कितने नंबर पे पहुंचा दिया, वो तो बताओ। तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो संविधान है, इसका मतलब आरक्षण, इसका मतलब समानता, इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब बोलने की आजादी, इसका मतलब शिक्षा की आजादी, सब शिक्षित बने, इसका मतलब सब मूलभूत अधिकार जिनके हैं वो प्राप्त करने के लिए अधिकारी हैं, इसका मतलब अत्याचार नहीं हो, इसका मतलब न्याय मिले, अन्याय नहीं हो, किसी के साथ अन्याय हो रही हो तो न्याय मिले। ये सब चीजें हवा हवाई हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। और मेरे पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, आप जो प्रिंट मीडिया और बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो बंधु बैठे हैं, आधे से ज्यादा तो इस सोशल मीडिया वालों ने आपका स्थान ले लिया है। और एक समय ये आएगा कि ये कानून भारत सरकार पारित करेगी इस मोदी जी के रहते रहते कि अगर बीजेपी के आरएसएस के खिलाफ कुछ दिखा दिया तो जेल के सलाखों में अंतर होंगे और ये आपकी आजादी भी छिनने जा रही है। यही इस संविधान का और इस संविधान बचाओ का भी उद्देश्य है। क्योंकि आप हैं तो किसी की गरीब की, पीड़ित की, दलित की और की कोई अन्याय हो रहा है तो आप दिखाते हैं, रात को 12 बजे तक दिखाते हैं। सुबह 4 बजे कोई घटना होगी तो 4 बजे जब एक टैंकर पलटा था गैस का वहां पर भागरोटा के अंदर दूदू के पास में, तो सबसे पहले अगर वहां कोई पहुंचा तो एक पड़ोसी के अलावा अगर कोई था तो हमारा मीडिया का साथी था जिसने कहा कि ये इस तरीके की घटना हो गई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सबके भी अधिकार सीज होने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं और मेरे सम्मानित मंच से, सब लोग अच्छे बोलने वाले हैं, सब लोग बड़े नेता हैं, मेरे से भी बहुत सीनियर हैं, लेकिन एक समय की अपनी प्रतिबद्धता होती है, समय का अपना तकाजा होता है। आप भी थक गए हो तो मैं इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को जनता के बीच में जाकर के जनता के मुद्दों को आज आगे करके उठाना पड़ेगा। किसी के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है तो उसको मदद करनी पड़ेगी, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये करेंगे तब सही मायने में हमारी इन मीटिंगों का कोई फायदा है, नहीं तो नहीं है। और मैं एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, हमारे सेवा दल, सब अग्रिम संगठनों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो शेर का एरिया खिसकाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ आप भी आंदोलन कीजिए, खड़े हो जाइए और इन भ्रष्टाचारियों को हमारे प्रदेश से भगाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो बहुत हैं, मन भी बहुत है, लेकिन समय अपना है। रंधावा साहब भी बोलेंगे, इसलिए रंधावा साहब का आशीर्वचन हम सब लोग सुनेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय हिंद। धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, जिनका आशीर्वाद हमेशा पूरे राजस्थान पर अनवरत, सम्मान्य सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, जोरदार ताली से रंधावा साहब का स्वागत करें। सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, सम्मान्य रंधावा साहब। मानजो भंवर जी, डोटासरा जी, जोली जी और स्टेज पर सभी लीडर साहबान, हमारे मेरे साथ सेक्रेटरी राजस्थान यादव जी, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जब नाम लेने लगते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं। तो सत्कार जो मेरे भाइयों बहनों, पहली बात तो भंवर जी, जो बात आपने अपने परिवार के लिए कही
जब मैं आपके घर गया तो मैंने आपसे पूछा जी फोटोग्राफ किनकी है, तो आपने महाराजा जय सिंह जी के बारे में जो कहा, एक्चुअली हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई जो शुरू हुई वो आपके अलवर से शुरू हुई। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने गांधी जी के साथ गए और वहां जाकर उनको अरेस्ट किया गया और वहां से उनकी डेड बॉडी आई। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी वालों को पता ही नहीं कि देश आजाद कैसे हुआ। उनको आकर देखना चाहिए अलवर में, बहुत साहब के घर जाकर देखना चाहिए कि इस साल में अपनी जांच की होती वहां लंदन में दे दी। देश को संविधान जो बना, अगर संविधान उन्होंने किताब पर लिखा है कि संविधान को चलाने वाला अगर अच्छा आदमी आ जाए तो संविधान आगे जाता है, अगर दूसरा आ जाए जिसको संविधान का पता नहीं, देश पीछे की तरफ जाएगा। संविधान बनाने के लिए, देश को आजाद करवाने के लिए कांग्रेस ने अपने देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी। बीजेपी ने क्या दिया था? बीजेपी अंडमान निकोबार जेल से माफी मांगकर इनके लीडर आए थे। उन्होंने अपनी पेंशन लगवा ली अंग्रेजों से। किसी कांग्रेसी का परिवार ने ऐसा नहीं किया। देश को संविधान जो दिया गया बाबा साहब का, वो एक हमारे लिए ग्रंथ है जो देश की आजादी को जानता है। जिन्होंने अंग्रेजों के साथ तो लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ उनके विरुद्ध काम किया, वो तो इस संविधान को मानते हैं, जो कहते हैं कि संविधान जो है 400 पार आएंगे तो संविधान बदलेंगे। ये संविधान नहीं बदलेगा। जब तक हिंदुस्तान है तब तक ये संविधान नहीं बदल सकता। सरकार की बात कर ले, ऑपरेशन सिंदूर की बात की, डोटासरा जी जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे बात करता है, हिंदुस्तान उसकी हैंकरबाजी को कभी नहीं मानेगा। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए उसका कि तेरे कहने पर हमने सीज फायर नहीं किया, हमने अपनी मर्जी से किया है। क्या पता ही न चले एक थर्ड पार्टी अगर कह दे कि सीज फायर, तो हम कह देते हैं आका ठीक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत साहब आप डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। आर्मी का और सभी का एक एम होता है कि हमने लड़ाई किस लिए लड़नी है। कांग्रेस पार्टी का भी एम है कि राहुल गांधी का एम है कि हमने संविधान को बचाना है। हम एम लेकर चलते हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर का ऑपरेशन किया, इनका एम क्या था पहले वो तो बताएं। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए थे, फिर हम मानते कि प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन किया और पाकिस्तान को खत्म कर दिया, सदा के लिए खत्म कर दिया। 71 की वार हुई, 50 साल बाद पाकिस्तान ने सांस ली, फिर उसने इंडिया की तरफ देखा, 50 साल वो उठ नहीं सका, उसकी इंदिरा गांधी ने कमर तोड़ दी। तो अब तो हमारे पास और भी बहुत कुछ था, पाकिस्तान को खत्म कर देते। मेरे को इन्होंने बहुत सब कहने लगे थे एक पंजाब का, मेरे को इनका पता नहीं कि कौन से राजा थे। वो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे महाराजा शेर सिंह थे, उनकी वो फोटोग्राफ थी। देखिए कहां से कहां पंजाब और कहां अलवर आपने उनकी फोटो लगाई। मेरा फख्र से सर ऊंचा हो गया। वो महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने हर धर्म के लिए काम किया। वह मेरे मंदिर है, शिव मंदिर है। महाराजा शेर सिंह जी ने आज जो कितने साल पहले उस मंदिर की
सेवा करवाई और मंदिर को वहां बनाया गया। राजा तो ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा तो नहीं मोदी जी जैसा होना चाहिए कि जो नफरत के बीज पैदा करे। उसका कोई आदमी जहां एक आपका टिकट लड़ा था वहां उसने क्या कहा था, बाबा बालकनाथ के कुछ बोला था कि जो सिख और मुसलमान हैं ये नसूर बन गए हैं देश के लिए। नहीं, मैं मोदी जी आपको बताना चाहता हूं, अगर देश को आजादी दिलवाने वाले थे जो माइनॉरिटी वाले हैं जिन्होंने देश को खड़ा किया, हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं बीजेपी से कि किसने देश को किया। हमारे पास ये सामने हिंदुस्तान आजाद जो है वो सर्टिफिकेट है। कौन पूछ सकता है मेजर हमीद को जब पाकिस्तान में आपको कहता है कि पाकिस्तान को वहां हमारे स्वर्ण मंदिर पर पाकिस्तान हमला कर रहा था, यही गवर्नमेंट ने कहा, तो उसी अमृतसर को बचाने के लिए अगर किसी ने काम किया तो मेजर हमीद ने किया था, जिसने छक्के छुड़वा दिए पाकिस्तान के। लाहौर को उसने कब्जे में, आधा लाहौर उनके पास आ गया था। यार हमें ये एक बात सोचनी पड़ेगी कि नफरत से देश नहीं चलेगा। जो राहुल जी ने कहा है ना कि प्यार से देश चलेगा, प्यार से ही देश चलेगा, लोग समझ नहीं रहे। खास करके कांग्रेस को मैं आपको बताना चाहता हूं, जो राहुल गांधी पॉलिटिशियन नहीं है, राजनेता जो होते हैं, जो राजनीति करते हैं, वो कभी देश को नहीं चला सकते। जो लीडर होते हैं वो देश को चला सकते हैं। राहुल गांधी हमारा लीडर है, वो देश को बताना चाहता है कि मैं क्या चाहता हूं। एक्चुअली जो राहुल गांधी की सोच है वो हिंदुस्तान पूरे की सोच है। जब देश आजाद हुआ था, किसी जो पुराने हमारे देशभक्त हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी, फांसी पर चढ़े, किसी को नहीं पता था कि देश कभी आजाद होगा। वो हमारा देश आजाद हुआ। आप ये कहते हैं कि राहुल जी की जो फिलॉसफी है, आप मेरे सभी लीडर साहबान बैठे हैं, वो उनकी फिलॉसफी लागू होगी, देश दोबारा फिर उसी राह पर चलेगा जो कांग्रेस लेकर आई। आप एक भजनलाल की बात करते हैं, जो वहां का असम का जहां के भंवर जी आप इंचार्ज हैं, वहां का जो चीफ मिनिस्टर बोल रहा है वो चीफ मिनिस्टर की आवाज नहीं है, डिक्टेटर की आवाज है। वो आदमी है, उसने गद्दारी करके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गया। अब जैसी बात कर रहा है, असम जैसी सेंसिटिव स्टेट के लिए ऐसा चीफ मिनिस्टर देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। आपने बहुत लड़ाई लड़ी, आप भी लड़ रहे हैं। मेरे को पता है कि आप उसमें कामयाब होंगे। सामने अब जो नकली गवर्नमेंट आएगी वो कांग्रेस की है। डोटासरा जी और जूली जी, भाई मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मेरे को जोड़ी अच्छी मिल गई। और पहले हमारा चोन निशान था 2 बैलों की जोड़ी, वही था ना। मेरे ख्याल न्याय को तो पता ही नहीं, ये मेरे को 2 बैल मिल गए। या पंजाबी हो और जाट हो, उसको बैल अच्छा मिल जाए वो कभी फेल नहीं होता। अगर एक रगड़ा बैल है, एक सीधा बैल है, एक इस तरफ लेकर जाएगा, एक इस तरफ लेकर, बीजेपी का ये हाल है। जब भजनलाल आपने कहा कि 25 मंत्री है, मुख्यमंत्री है, मेरे को आज इसकी समझ नहीं आई। मेरे को याद है स्कूलों में किसी जमाने में जो आदमी 25 चलती थी ना, जो नालायक बच्चा होता था उसको पीछे से पर्ची भेजते थे। ऐसा ही था डोटासरा जी, आपके पास एजुकेशन रहा, वो बच्चे को पर्ची भी भेज दो, अगर उसके खाने में वो नहीं है तो वो पर्ची पढ़कर भी नहीं पास हो सकता, फेल होता। मुख्यमंत्री जी, ये पर्ची सिस्टम जो आपका नाम लिया कि पर्ची मुख्यमंत्री, इसको हटा दो।
बताओ कि मैं पर्ची से नहीं मुख्यमंत्री बना, मैं अपने जाकर से मुख्यमंत्री बना। बताओ, आज भी पंजाब में मोहनलाल सुखाड़िया जी को याद करते हैं, पुराने चीफ मिनिस्टरों को याद करते हैं, तो आपका कौन नाम लेगा? बीजेपी गई तो भजनलाल गया। देश को, राजस्थान को, पूरे देश को एक ऐसा नेता चाहिए जो पाकिस्तान को आंख दिखा सके, जो चाइना को बता दे कि मेरी 1 इंच धरती पर आप कदम नहीं रख सकते। वो हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए। ये कहते हैं, एक हमारा सिंगर है पंजाब का दलजीत दोसांझ, उसने एक फिल्म में काम किया, एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस ने कोई इंडिया के अगेंस्ट बात की, तो पूरे उस दोसांझ को उन्होंने जो कहा, अगर वो प्रधानमंत्री के घर जाता है तो प्रधानमंत्री उसकी फोटो और ट्वीट करता है उसके लिए। यार ये पगड़ी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं, पंजाबी और जज के सर पर पगड़िया, ये राजस्थान वालों, आपको भी मैं कह रहा हूं, ये कभी पगड़ी झुक नहीं सकती, ये पगड़ी आगे ही रहेगी और देश को आगे लेकर जाएगी। बहुत साहब, मेरे को आप पंजाबी भी कह देते हैं, मैं तो आपके बूंदी का ही रहने वाला हूं, आप तो मेरे राजा भी हैं। देखिए, जरूरत होनी चाहिए। डोटासरा जी, जो असेंबली में हुआ उस दिन भी मैंने आपको कहा था, जूली जी, असेंबली में हमें दिल खोलकर बात करनी चाहिए और लोगों की बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ नहीं हमें देखना। एक ही हमारा, इनको हम अध्यक्ष कहते हैं, तो जूली जी आपको हम नेताजी कहते हैं। नेता बनकर जो आपने वहां काम किया, मैं भी फख्र महसूस करता हूं कि मैंने भी इनका नाम कहा था कि इनको बनाना चाहिए। अध्यक्ष जी, हम दोनों बैठे थे और कंवर साहब को मैंने कॉल किया, मैंने कहा जी क्या करना चाहिए? कहने लगे अगर कांग्रेस को आगे लेकर जाना फिर जूली को बनाओ। यार, मैंने पहला राजा देखा है जो लेना नहीं चाहता, जो देना चाहता है। एक हमारा पंजाब का राजा था, वो नेता ही है, देता किसी को नहीं, अमरिंदर सिंह। वो कांग्रेस में आ जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, जब कांग्रेस छोड़ देती है तो बीजेपी में, जब किसी और पार्टी में चला जाता है। तो इन्होंने ये इसलिए बैठे कि इनके जो पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। इनका डीएनए कांग्रेस का है। बिल्कुल, जब हम बैठते हैं, यार कहां था देश? अमेरिका से हमें अनाज आता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पंजाब को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी, वो तो टाइम मेरे को तो क्या लोगों से सुनते हैं कि मैक्सिकन एक कणक आती थी, उसकी रोटी बनते ही सूख जाती थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा डैम और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब को देकर पाकिस्तान से अमेरिका का हमने राशन देना बंद कर दिया था। तो प्राइम मिनिस्टर को उनकी बात सुननी चाहिए। ट्रंप के साथ जैसी वो बात करता है उसी जुबान में हमें बात करनी चाहिए। तो आपने जहां बात की सफाई की, मेरा एक और भी आपके साथ रिलेशन है जहां हमारे पंजाब के सिखों का खास करके संत सिंह मस्कीन जी, जो बहुत बड़े व्याख्या की जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की और गुरु नानक साहब की शिक्षाओं की, वो भी जहां के रहने वाले थे। आज भी वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी कथा है, हर सिख हर रोज जहां उनकी कथा सुनता है उसके आगे अलवर भी लिखा होता है, वो भी हम साथ ही पढ़ते हैं।
जोली जी वो तो सरकार करने की डालेगी, आप नेता हो, किसी दिन वर्कर्स को लोग पूरे अलवर की सफाई कर। तो आपने जैसे कहा कि छेद जो जहां लेकर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो तो दूसरे छेद लेकर आए, हमारे तो छेद जहां बैठे हैं जो मेरे सामने हैं। और मैं एक वाले के साथ कहता हूं, आने वाली सरकार अगर हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा एमएलए आएंगे तो वो राजस्थान की जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, जहां से। अध्यक्ष जी, जोली जी, भंवर साहब, मेरा कांग्रेस बैठी है, एनएसयूआई, सेवादल और सभी बैठे हैं। कांग्रेस का संदेश हमें घर घर लेकर जाना। वो कहते हैं ना कि पन्ना प्रभारी क्या प्रभारी, यार हमारी तो कांग्रेस मजबूत ही बहुत है। जैसा आप लोगों ने मंडल बूथ कमेटियां बना दी, आज बीजेपी के पास वो नहीं है जो राजस्थान में है। संजना जाटव बैठी है। संजना एक बात कर लो, आज हम जितने स्टेज पर बैठे हैं ये कांग्रेस की हम थे। कांग्रेस ने जब संविधान बनाया तो वहां भेदभाव बढ़ा दिया, एक लाइन पर सभी को उठा दिया कि देश को अगर लेकर चलना तो इकट्ठे होकर हम देश आगे लेकर जा सकते हैं। तो आज तो हम कहते हैं कि किस कम्युनिटी को हम एक टिकट नहीं देंगे, उसको वो कर देंगे। जात में नहीं बचना चाहिए हिंदुस्तान। जो भारतीय है वो भारत की है। हमें इस हिंदुस्तान को आगे लेकर चलना है और जो देश के लिए नफरत की बात करते हैं उनको बिल्कुल ही हमने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। जय हिंद। धन्यवाद सम्माननीय रंधावा जी। भाई 2 मिनट की बात और है, 2 मिनट और बैठ। अब मैं हमारे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से निवेदन करूंगा और भंवर साहब से निवेदन कि वो भंवर साहब को, रंधावा जी को, डोटासरा जी को और चिरंजीवी राव जी को संविधान भेंट करें। जय भीम, जय संविधान।